गुड मॉर्निंग। सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग कॉपीराइट लॉ पर जो है लास्ट लेक्चर लेंगे। और जैसा कि आप लोग मैंने भी बता भी दिया था और आपने देखा भी होगा फोन कि इन्फ्रिंजमेंट पर होगा लेक्चर, और साथ साथ में क्या रेमेडीज होंगे अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इन्फ्रिंजमेंट को कवर करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सेटिंग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद बात करेंगे।
स्लाइड विजिबल है? हेलो, स्लाइड Yes, विजिबल sir. है? ठीक है। देखिए, इन्फ्रिंजमेंट को समझें उससे पहले आप लोग ये जान जाइए कि सेक्शन 14 क्या करता है। सेक्शन 14 जो है ये ऑथर को कन्फर करता है कुछ इकोनॉमिक्स राइट्स, ठीक है। और उसमें से जो इकोनॉमिक राइट्स है वो जानते हैं आप क्या है। रिप्रोडक्शन राइट है, कम्युनिकेशन राइट है, ट्रांसलेशन राइट है, एडेप्टेशन राइट है, स्टोरी करना है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे, इस तरह के बहुत सारे राइट्स। दीज राइट्स जो हैं दे इनेबल द ओनर टू गेट द फाइनेंशियल बेनिफिट। और यदि इनमें से किसी भी राइट्स का ट्रांसग्रेस होता है, ट्रांसग्रेस मीन्स इन्फ्रिंजमेंट होता है, तो हम कहते हैं कि इन्फ्रिंजमेंट हो गया। तो कॉपीराइट जो होता है एक्ट आपका, ये दो प्रकार का इन्फ्रिंजमेंट को डील करता है, एक प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट और एक सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट। सेक्शन 51 ए का क्लाज 1 जो है वो प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट को डील करता है। इसके अनुसार कॉपीराइट किसी भी वर्क में वो मान लिया जाएगा कि वो इन्फ्रिंज्ड हो गया जब कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के, जो ओनर के द्वारा दिया गया लाइसेंस माने उसके बिना लाइसेंस के, या वो लाइसेंस उसको ओनर के द्वारा उसको प्राप्त हुआ हो, या कॉपीराइट के एक्ट के अंतर्गत में जो रजिस्ट्रार अपॉइंट किए जाते हैं उसके द्वारा बिना बिना लाइसेंस के अगर कोई ऐसा काम करता है, रजिस्ट्रार ऑफ द एक्ट अंडर दिस एक्ट, और या इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कंडीशन ऑफ ए लाइसेंस सो ग्रांटेड, या अगर लाइसेंस दिया गया है किसी शर्त पे दिया गया है तो उसके कॉन्ट्रावेंशन में, है ना, या तो अब ये जो है कंडीशन या तो रजिस्ट्रार के द्वारा लगाया गया हो सकता है, या वो व्यक्ति जिसने उसको लाइसेंस ग्रांट किया उसके द्वारा लगाया गया हो सकता है। और उसके उल्लंघन में जो है कोई ऐसा कार्य करता है, डज एनीथिंग, द एक्सक्लूसिव राइट टू डू विच इज बाय दिस एक्ट कन्फर्ड अपॉन द ओनर ऑफ द कॉपीराइट। माने कोई ऐसा काम करता है जो उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तब वो हम कहते हैं कि he has committed the primary infringement. Secondary infringement क्या होता है? Take places when any person aid and abet the primary infringer. प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट होता है, और सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट तब होता है, और ये सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट जो होता है बात होती है उस व्यक्ति के विरुद्ध में जो कि प्राइमरी इन्फ्रिंजर को किसी तरीके की मदद प्रदान करता है, एड देता है, या उसको उकसाता है। अब आपको समझना यह है कि देयर आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट। वो दो महत्वपूर्ण पहलू क्या है? द फर्स्ट क्या है कि विच रिलेट्स टू द स्कोप ऑफ द प्रोटेक्शन इज दैट secondary infringement is concerned with the people who in a commercial context either deal with the infringing copies or who facilitate such copies. The first which, तो इसमें से मैंने कहा कि दो एस्पेक्ट्स होते हैं सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट के।
इनमें से जो पहला एस्पेक्ट जो कि स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन से रिलेटेड है वो ये है कि ये जो सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट है इसका संबंध जो होता है ऐसे लोगों से होता है कि हु इन ए कमर्शियल कॉन्टेक्स्ट इधर डील विद द इन्फ्रिंजिंग कॉपीज और हु फैसिलिटेट सच कॉपी। और सेकेंडरी नोटेबल फीचर्स ऑफ द सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है वो ये कि लायबिलिटी जो होता है इट डिपेंड अपॉन द डिफेंडेंट्स नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट द एक्टिविटीज इन क्वेश्चन आर रॉन्ग। तो लायबिलिटी सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट के केस में कब एराइज होती है? जब डिफेंडेंट ये जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि जो वो कार्य कर रहा है वो गलत है, वो रॉन्गफुल है। तो कॉपीराइट डील विथ दीज टू टाइप ऑफ द सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट। तो फर्स्ट टाइप क्या है? इज वन व्हेन एनी पर्सन विदाउट बीइंग ऑथराइज्ड permit for profit any place to be used for the communication of the work to be public where such communication constitute an infringement of the copyright in the work unless he has not aware and had no reasonable ground for believing that such communication to the public would be infringement of the copyright। सेक्शन 51A सब क्लास 2। पहला टाइप क्या है? जब कोई व्यक्ति बिना ऑथराइज्ड हुए परमिट करता है प्रॉफिट के लिए कोई स्थान वर्क को कम्युनिकेट करने के लिए पब्लिक के बीच में, जहां पर इस तरह का कम्युनिकेशन जो है वो निर्माण करता है कॉपीराइट के इन्फ्रिंजमेंट का। तब शर्त यह है अनलेस ही हैज नॉट अवेयर एंड हैज नो रीजनेबल ग्राउंड। लेकिन वो वाकई अगर अनअवेयर है, वो नहीं जानता या उसके पास में कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है इस विश्वास करने का, ये जो कम्युनिकेशन वो कर हो रहा है पब्लिक के बीच में वो अपने आप में एक कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट है, तब उस केस में उसकी गलती जो है वो क्षम्य होगी। लेकिन अगर उसको मालूम है, ही इज अवेयर ऑफ एंड ही हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट सच कम्युनिकेशन टू द पब्लिक is the infringement of the copyright, then he will be the liable for the infringement of the secondary type of for secondary type of the infringement of the copyright। सेकंड क्या है? मैंने कहा कि कॉपीराइट डील विद टू टाइप्स ऑफ द सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट। सेकंड टाइप क्या है सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट का? इज कंसर्न टू कमर्शियल डीलिंग ऑफ द कॉपीराइट, कमर्शियल डीलिंग ऑफ द इन्फ्रिंजिंग कॉपीज। So accordingly, if any person makes for sale or hire या sell or let for hire or by which or by way of trade display or offer for sale or hire distribute either for the purpose of the trade or to such extent as to affect prejudicially to the owner of the copyright or by way of the trade exhibit in public or import into India any infringing copies of the work, he is infringing the copyright of the author। ये सेक्शन 51B। और इस पर्पज से रिप्रोडक्शन ऑफ लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क इन द फॉर्म ऑफ द सिनेमेटोग्राफ फिल्म जो है ये समझ लिया जाएगा कि ये इन्फ्रिंजिंग कॉपी है। एक्सप्लेनेशन में आपको ये दिया गया है सेक्शन 50। ठीक है। तो जो सेकंड टाइप ऑफ द सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट जो है वो आपका डील किया गया है सेक्शन 51B में और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस दिए गए कि कब जो है इस तरह का इन्फ्रिंजमेंट होता है। और उसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति मेक्स फॉर सेल और हायर और सेल और लेट फॉर हायर
by way of trade display or offer for sale or hire, या डिस्ट्रीब्यूट करता है either for the purpose of trade or to such extent as to affect prejudicially to the owner of the copyright, या by way of the trade exhibit in the public or import into India any infringing copy of the work। ये जो मैंने चार कंडीशंस बताए हैं, इनमें से कोई भी कंडीशंस का अगर वो वायलेशन होता है तो आपका ये इंफ्रिंजमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। केस देखिए, सुपर कैसेट्स इंडस्ट्री वर्सेस माई स्पेस इनकॉर्पोरेशन एंड अनदर्स। जो प्लेंटिफ था, ही वाज द ओनर ऑफ द कॉपीराइट इन द प्रियोरिटीज ऑफ द सॉन्ग, सिनेमेटोग्राफ, फिल्म एंड साउंड रिकॉर्डिंग। डिफेंडेंट क्या था? इट वाज ए सोशल नेटवर्किंग एंड entertainment website which offered a variety of the entertainment application including the sharing, viewing of the music, images, cinematograph, film। और ये कहाँ पर बेस्ड था? ये बेस्ड था आपका यूएसए। तो वेबसाइट्स प्रोवाइडेड कंट्री स्पेसिफिक कंटेंट। प्लेंटिफ ने ये आरोप लगाया कि free sharing of the music and the film provided by myspace.com affect the business of the plaintiff and also resulted in the violation of their websites from the plaintiff। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर ये ठहराया कि the act of the defendant of providing the space on the internet or website or web space for profit are prima facie infringing in the nature under section 51A subclass 2। बट ये एग्जाम्पल आपको मैंने सुपर कैसेट इंडस्ट्री वर्सेस माई स्पेस। आजकल आप लोग देखते हैं ना, बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, वो फ्री में आप लोगों को गाना सुनवाते हैं, आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन देते हैं। अगर वो परमिशन नहीं लिया है और वो अवेलेबल करा रहा है तो ये इंफ्रिंजमेंट है। कैसे इंफ्रिंजमेंट है? मैंने कहा कि सेकेंडरी टाइप ऑफ द इंफ्रिंजमेंट, जिसमें में क्या है कि वो एड कर रहा है या अबेट कर रहा है। अब यहाँ पर जो वेबसाइट में वो अवेलेबल करा रहा है, इसका मतलब कि इंटरनेट में वो स्पेस प्रोवाइड करा रहा है। वो स्पेस प्रोवाइड कराना फिजिकली भी हो सकता है, माने पोडियम अगर फिजिकली कोई प्रोवाइड करा रहा है तो वो, और डिजिटल दुनिया में, डिजिटल वर्ल्ड में ये स्पेस जो है आपको इंटरनेट के जरिए प्रोवाइड किया जा सकता है। प्राइमरी इंफ्रिंजमेंट के एक्शन में ऑब्लिगेशंस जो है, इट फॉल अपॉन द क्लेमेंट टू शो ऑन द बैलेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटीज दैट द डिफेंडेंट कैरी आउट वन ऑफ द एक्टिविटी विच फॉल विद इन द कॉपीराइट का ओनर्स के कंट्रोल, माने ये रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी। दूसरा, द डिफेंडेंट वर्क वाज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉपीराइट वर्क, कैजुअल कनेक्शन इसको कहते हैं। और तीसरा, the restricted act was carried out in relation to the work or a substantial part thereof, इसको कहते हैं substantial copies। ठीक है, तो प्राइमरी इंफ्रिंजमेंट में देयर इज obligation fall upon the claimant, and claimant has to show on balance of probabilities that the defendant carry out one of the activities which fall within the copyright owner's control। तो इसका मतलब कि डिफेंडेंट ने कोई ऐसा वर्क किया है, कोई ऐसा कार्य किया है जो कि रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज में आता है। रिस्ट्रिक्शन इज इम्पोज्ड अपॉन द डिफेंडेंट इन द सेंस दैट द एक्ट which the defendant has done should not have to be done because that act has been exclusively the copyright act has conferred the plaintiff to do the such type of the act which is exclusive in nature। दूसरा कि डिफेंडेंट वर्क वाज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉपीराइट वर्क, मतलब डिफेंडेंट का वर्क कॉपीराइट वर्क
मैंने प्लेंटिफ के कॉपीराइट वर्क से कोई ना कोई मतलब जो है वो डिराइव्ड है, तो वो या तो डायरेक्ट हो सकता है या तो डिराइव्ड हो सकता है, मतलब देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन द प्लेंटिफ वर्क एंड द डिफेंडेंट्स वर्क। और रिस्ट्रिक्टेड एक्ट वाज carried in relation to work or substantial part thereof। तो restricted activities क्या होता है? The first factor while considering the infringement is whether the defendant has done anything which fall within the copyright owner's control। कोई activities upon which the copyright owner have a control are mentioned। ये कहाँ पर दिया गया है? सेक्शन 14 में दिया गया। Reproduction, issue of the copy of the work to the public, performance, storing up to electronic media, making sound recording or cinematograph film, ट्रांसलेशन, एडेप्टेशन, कमर्शियल रेंटिंग वगैरह वगैरह। कॉपीराइट ओनर कैन ईदर डू दिस एक्टिविटी हिमसेल्फ और ऑथराइज अदर टू सो टू, बट इन नो केस सम अदर पर्सन अनलेस ऑथराइज कैन डू दिस एक्टिविटीज इन रिस्पेक्ट टू द वर्क द ओनरशिप इन द कॉपीराइट ऑफ विच बिलोंग्स टू अदर। कैजुअल कनेक्शन देखिए क्या होता है। द सेकंड फैक्टर फॉर कंसिडरिंग द इन्फ्रिंजमेंट इज द कैजुअल कनेक्शन, दैट इज इट इज नेसेसरी टू शो दैट there is a causal link between the work used by the defendant and the copyright work। तो इसका मतलब यह है कि unlike the case with the patent, copyright law does not protect against the independent creation, and it is important to note that it is not necessary for the defendant's works to be derived directly from the original work। It is possible for a defendant to infringe where they base their work on a copy of the work। कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि जो आपका ओरिजिनल से ही कैजुअल कनेक्शन हो, ओरिजिनल की किसी कॉपी हो उससे भी कैजुअल कनेक्शन हो सकता है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इट डज नॉट मैटर इफ द इंटरमीडिएट रिप्रोडक्शन इज इटसेल्फ ए लेजिटिमेट और ए पायरेटेड कॉपी। तो इसका मतलब एग्जाम्पल के जरिए ये है कि जहां पर कि कोई व्यक्ति जो है कॉपी करता है ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट such as exhaust pipe, so they may infringe the copyright in a drawing on which the 3 dimensional object was placed, even though they have never seen the drawing। One factor that has been useful in providing the derivation is the fact that the infringing work contains the same mistakes that occur in the original work। एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश किया है कि कोई व्यक्ति ने 3 डायमेंशनल where a person copy a 3 dimensional object as an exhaust pipe। तो एग्जॉस्ट पाइप है उसका 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, उसको देख करके उसको उसका कॉपी किया है। वो जो 3 डायमेंशनल एग्जॉस्ट पाइप है वो वास्तव में बेस्ड था किसी 2 डायमेंशनल ड्राइंग के। तो ओरिजिनल 2 डायमेंशनल ड्राइंग था, उसको देख करके किसी व्यक्ति ने 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। अब वो दूसरे व्यक्ति जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट किया था वो या तो वो ऑथोराइज्ड रहा हो या अनऑथोराइज्ड रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं। कोई दूसरा व्यक्ति उस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को देख करके उसको उसका कॉपी किया, तो वो इन्फ्रिंजमेंट एक्शन के लिए दायी होगा। वो ये नहीं कह सकता कि साहब हमने जो है ओरिजिनल मैंने ये जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिस पर बेस्ड है, मैंने वो 2 डायमेंशनल ड्राइंग पर बेस्ड था, उसको हमने देखा था, उसको हमने कभी नहीं देखा, वो ये नहीं कह सकता। तो उसने वो पहले ही वो पहला वाला जो ओरिजिनल ड्राइंग है उसको देखा हो या नहीं देखा हो, यहाँ इन्फ्रिंजमेंट हो गया। यहाँ पर ये नहीं कहा सकता है कि ये इंडिपेंडेंट क्रिएशन। तीसरी बात जो मैंने इसमें कह रहा हूँ कि जो कॉपिंग होना चाहिए इन्फ्रिंजमेंट के केस में वो सब्सटेंशियल कॉपिंग होना चाहिए। अगर सब्सटेंशियल कॉपिंग नहीं है तो इन्फ्रिंजमेंट का एक्शन नहीं होगा।
The general principle is that no infringement of the plaintiff rights take place where the defendant has bestowed such mental labor upon what he has taken and has subjected it to such revision or alteration as to produce the original result. बात समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ. जहां पर डिफेंडेंट ने इतना लेबर किया है, अपना जो मेंटल लेबर उसमें बहुत ज्यादा किया है उस ऑब्जेक्ट पर जिसको कि एलिज किया जाता है कि ये कॉपीड है, लेकिन उसमें खूब उसने मेंटल किया है और उसमें खूब रिवीजन किया है, खूब अल्टरेशन किया है इस तरीके से कि वो पूरा का पूरा ओरिजिनल रिजल्ट जो है वो मैंने देखा जाए तो सब्सटेंटिव मैनर में चेंज्ड है. तब इस केस में सब्सटेंशियल कॉपिंग नहीं कहा जा सकता. लेकिन जो अल्टीमेट टेस्ट है वो ये है कि has there been a reproduction in the defendant's work of a substantial or considerable or material important part of the plaintiff work. तो whether the copying is substantial or not, इसको लेकर के 4 प्रिंसिपल मैटर हैं जो ध्यान में रखे जाते हैं. पहला, द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल टेकन, कितनी मात्रा में मटेरियल जो है उसको लिया गया है, मैंने कॉपी किया गया है. बियरिंग इन द माइंड दैट क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द क्वांटिटी or short extract may be a vital part of the work. Secondly, how much of the such material is the subject matter of the copyright and how much is not. तीसरा, whether there has been animus furandi on the defendant's part. Animus furandi का मतलब कि क्या इंटेंशन था कॉपी करने वाले का, कॉपी करने वाले पर उसका इंटेंशन था कि intention to take for the purpose of saving himself labor. Fourthly, to the extent to which the plaintiff and defendant's work are competing. माने प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का वर्क इन दोनों के बीच में कितना कंपटीशन है. तो ये मुख्यतः 4 बातें हैं. ये 4 बातें को ध्यान में रखा जाता है ये डिसाइड करने के लिए कि वेदर जो कॉपिंग है वो सब्सटेंशियल कॉपिंग है या नहीं. अगर सब्सटेंशियल कॉपिंग है तभी इंफ्रिंजमेंट होगा, अगर सब्सटेंशियल कॉपिंग नहीं है तो इंफ्रिंजमेंट का एक्शन लाई नहीं करेगा. कोड जो है has laid down the test to determine what exactly might be covered by substantial copying. तो एग्जाम्पल्स कुछ कोर्ट ने जो है कुछ कुछ अलग अलग परिस्थितियों में जो है कुछ कुछ टेस्ट जो है वो डिटरमाइन किए हैं. पहला है टोटलिटी ऑफ द इम्प्रेशन टेस्ट. इसमें क्या है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एलिज्ड इंफ्रिंजमेंट शुड बी एन एग्जैक्ट और वर्बटन कॉपी ऑफ द ओरिजिनल, but its resemblance with the original in a large measure is sufficient to indicate that it is copied. And the test is satisfied when the reader, a spectator, or viewers, after read or seen both the work, is clearly of the opinion and get an unmistakable impression that the subsequent work appear to be the copy of the original. राम संपत वर्सेस राजेश रोशन के मामले में द प्लेंटिफ जो था ही वाज द म्यूजिक कंपोजर who created a music composition theme tune called the Thumb. Defendant produced a cinematograph film titled Crazy 4. The plaintiff alleged that the 4 songs of the film were the substantial reproduction and or plagiarized version of the musical composition, the Thumb. The court applied the lay hearer and untrained ear test and came to the conclusion that there was an infringement of the music. यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ले हियरर या अनट्रेंड ईयर टेस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हियरर है दोनों सॉन्ग को सुनने वाले है ना, वो एक एक्सपर्ट नहीं, एक आम आदमी, वो अनट्रेंड है. तो एक ऑर्डिनरी पीपुल अगर वो दोनों म्यूजिक को सुनता है
उसको कैसा लगता है। अगर उसको लगता है कि नहीं ये सब्सटेंशियल रिप्रोडक्शन है, माने एक ही तरीके का इंप्रेशन आता है, तो फिर सुनने पर एक ही तरीके का इंप्रेशन आता है, लगता है कि नहीं ये ओरिजिनल वाला ही है, उसी के क्लोज्ड है, तो ये सब्सटेंशियल कॉपी। दूसरा टेस्ट, फीलिंग एंड आर्टिस्टिक कैरेक्टर टेस्ट। दिस टेस्ट इज अप्लाइड फॉर assessing the sufficient similarity in case of the artistic work using the idea of the appeal to the viewer's eye। तो ये जो टेस्ट है ये आर्टिस्टिक वर्क के लिए अप्लाइड होता है। इन ब्रांड बरी एग्न्यू एंड कंपनी वर्सेस डे, प्लेंटिफ जो था he owned the copyright in a cartoon in Punch, dropping the pilot। Some actor enacted the cartoon on stages by dressing it and posing to look like original। तो ये ठहराया गया कि दिस कॉन्स्टिट्यूटेड द थ्री डायमेंशनल रिप्रोडक्शन ऑफ टू डायमेंशनल वर्क एज बोथ द वर्क गेव द फीलिंग दैट दे वर द सेम। But if the subject matter is copied by the defendant making substantial change to the original work or modify the original work to suit the targeted audience, then it may not be an act of the infringement। Example के लिए, the book Five Point Someone, it was transformed into a Hindi movie named Three Idiots। Again, the same was translated to Tamil by the name Namban। All of these does not constitute the infringement as some changes were made to suit the interest of the targeted audience by the copier and therefore this work becomes the original work। Change in medium। तो ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट असर्ट करता है कि the change in the medium does not always result the infringement when the work is not an artistic। एग्जाम्पल के लिए, एन इंस्ट्रक्शन इन ए बुक हाउ टू मेक पर्टिकुलर फूड व्हेन एक्चुअलाइज बाय एनी। तो ये कहता है कि मीडियम में चेंज जो है वो हमेशा आपका इंफ्रिंजमेंट में परिणत नहीं होती, खासतौर से जब वर्क जो है वो आर्टिस्टिक वर्क नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो रेसिपी बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन संबंधित बहुत सारे बुक्स आते हैं और किसी ने उस रेसिपी को पढ़ करके, उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ करके जो है वो पर्टिकुलर फूड बना दिया, तो रेसिपी में इंस्ट्रक्शन अब वो फूड बन गया आपका एक्चुअल रूप से, तो यहाँ मीडियम चेंज हो गया। तो क्या ये चेंज ऑफ मीडियम से कोई आदमी ये कह सकता है कि उसने जो है वो हमारा इन्फ्रिंजमेंट किया? तो उसका जवाब होगा नहीं, इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ। ठीक है। स्वीट ऑफ द बोरो टेस्ट। स्वेट ऑफ द ब्रो टेस्ट। स्वेट ऑफ द ब्रो, ब्रो क्या होता है? भाव। और स्वेट क्या होता है? पसीना। कहा जाता है कि अगर मेंटल लेवल करने से अगर भाव में अगर पसीना आ जाए तो ये कहा जाता है कि उसने मेहनत किया है। तो डिफेंडेंट वर्क विल नॉट इन्फ्रिंज द प्लेंटिफ राइट ऑफ द रिप्रोडक्शन इफ ही प्रोड्यूस एन ओरिजिनल वर्क। डिफेंडेंट का वर्क प्लेंटिफ का इन्फ्रिंजमेंट रिप्रोडक्शन इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा यदि वो ओरिजिनल वर्क प्रोड्यूस करता है। The defendant no doubt is entitled to use the plaintiff work as a source of the idea of information। तो डिफेंडेंट है, बिना शक इंटाइटल्ड है प्लेंटिफ के वर्क को यूज करने के लिए एज ए सोर्स के रूप में या उसके आइडियाज के रूप में, वेयर इंफॉर्मेशन इफ ही टेक्स इट एज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर हिज ओन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, but he is not entitled to copy what the plaintiff has done as a substitute for exercising his own labor, skill and judgment। So this test play a significant role in determining whether the adaptation, abridgment, compilation, etc. are a original work or not। तो आप किसी भी ऑथर के किसी ओरिजिनल वर्क को आप स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में आप ले सकते हैं और फिर वहां से आप लेबर कर सकते हैं और लेबर करके आप समथिंग डिफरेंट बना सकते हैं। आप किसी राइटर्स की बुक्स को उठा करके आप उसकी जो है आलोचना, उसमें क्रिटिसिज्म आप कर सकते हैं, उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो एनालिसिस करेंगे या क्रिटिसिज्म करेंगे या अब्रीजमेंट करेंगे, कंपाइलेशन करेंगे कई सारे ऑथर्स का,
सिंथेसिस करेंगे, तो इससे जो है आप किसी मतलब जो ऑथर्स जिनके आपने जिसके वर्क पर को आपने एज ए सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया है, तो आप किसी कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं कर रहे होंगे, बशर्ते कि वो कॉपी ना हो। आपने अपना उसमें लेबर लगाया हो, आपने अपना स्किल लगाया हो, आपने उसको जजमेंट उसमें आपका उसका लगा हो, और इस तरीके से आपने जो लेबर स्किल एंड जजमेंट जो उसमें इम्पोज किया है, वो लगाने के बाद में वो वर्क जो है जब आप उसको कंप्लीट करते हैं तो समथिंग डिफरेंट हो जाता है, वो सब्सटेंशियल कॉपिंग नहीं रह जाता। मिनिमम क्रिएटिविटी टेस्ट, ये लास्ट टेस्ट है। द स्वीट एंड ब्रॉड टेस्ट जो है is such a standard to determine the originality which shifts the balance of the copyright protection too far in favor of the owner. So relying on this test means the dilution of the public interest in dissemination of the intellectual work. The Supreme Court, having observed in the Eastern Book Company versus the D.B. Modak, held that to claim the copyright in a compilation, the author must produce a material with exercise of his skill and judgment, which may not be creative in the sense that it is not a novel or non-obvious, but at the same time it is not the product of merely labor and capital. The derivative work produced by the author must have some distinguishable features and flavor. तो ये टेस्ट खास तौर से कंपाइलेशंस वाले वर्क को चेक करने के लिए किया जाता है। तो लोग कंपाइल करते हैं और कहते हैं कि नहीं, चूंकि ये कंपाइलेशन किया है तो इसलिए जो है मेरा जो वर्क है मेरे को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो कंपाइल्ड वर्क बिकम इटसेल्फ ए सेपरेट वर्क। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ठीक है कंपाइलेशन है, मान लेता हूं, लेकिन इस कंपाइलेशन में कुछ फीचर्स ऐसे होने चाहिए जो कि डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए। मतलब जो ओरिजिनल वर्क जिनका आपने कंपाइल किया उससे वो डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए। इसमें आपका स्किल होना चाहिए, इसमें इसका जजमेंट होना चाहिए। तो स्किल और जजमेंट से मतलब क्या है? स्किल का मतलब कि हाउ मच स्किल यू आर टू सेलेक्ट द मटेरियल फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन, हाउ मच judicious you are while selecting the content. तो ले दे करके इफ योर कंपाइलेशन जो है वो इस तरीके से है कि इट क्रिएट समथिंग, कम से कम मिनिमम क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अगर मिनिमम क्रिएटिविटी नहीं है तब तो वो इन्फ्रिंजमेंट होगा। अब कहेंगे कि मिनिमम क्रिएटिविटी क्या है? किसी व्यक्ति ने मतलब जो है डेटा उठाया और एज इट इज उसको रख दिया, किसी दूसरे मटेरियल से भी डेटा उठाया एज इट इज पेस्ट कर दिया, तीसरे मटेरियल से उठाया एज इट इज पेस्ट कर दिया। तो इसमें कहाँ क्रिएटिविटी है? इसमें क्रिएटिविटी नहीं। लेकिन उसी व्यक्ति ने अगर किसी ऑथर के डेटा को उठाया और सेलेक्टिव डेटा को उठाया, मैंने सारे डेटा को ना उठा करके चंद डेटा को उठाए जो जरूरत है, फिर दूसरी तरीके से दूसरे ऑथर्स के भी मैंने उसका जो सिलेक्शन है, उसका उसका थिंकिंग, उसका जो जजमेंट है, उसके अंदर में स्किल है उसमें, कौन सा डेटा उठाना चाहिए, कौन सा मतलब क्या अप्रोप्रिएट रहेगा। तो एज इट इज नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत क्रिएशन है, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन वो करता है, तब ये कहा जाता है कि हाँ मिनिमम क्रिएटिविटी इस तरीके से कंपाइलेशन में हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका इन्फ्रिंजमेंट के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे रेमेडीज अगेंस्ट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट एक्ट है। इट प्रोवाइड टू सॉर्ट ऑफ द मशीनरी फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉपीराइट। और वो दो टू सॉर्ट ऑफ द मशीनरीज क्या है?
एक है एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरा है जुडिशियल। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज जो होता है, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, कौन कौन उसके एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज के हिस्सा हैं? तो रजिस्ट्रार ऑफ द कॉपीराइट है, कॉपीराइट बोर्ड है, एंड एक्सक्यूज मी हाँ बोलो बेटा। सर, स्लाइड शेयर नहीं हुआ है। वो रेमेडीज अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट ही शो हो रहा है। रेमेडीज अगेंस्ट इंफ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट, क्या कर रहे हैं मैं समझ नहीं पाया बेटा। ये स्लाइड नहीं शो हो रहा है। अब अभी जो नया slide है ना, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं शो हो रहा है। रेमेडीज अगेंस्ट इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट ये शो नहीं हो रहा है। वो सर, यहाँ पर बैठे हुए बाकी दूसरे जितने लोग हैं वो बताएं। सर वो हो क्या रहा है ना, रेमेडी अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट और वो जो पीछे वाला 2 स्लाइड है ना, वो मिक्स हो गया है, मतलब एक साथ दिख रहा है। ये दिखाई दिया। अच्छा, वो स्लाइड 1 और स्लाइड 2 जो है वो मतलब ये एक साथ मिक्स हो रहा है, ये सर ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैप हो अभी रहा है। ठीक है सर। ठीक है, तो हम 2 मिनट हमें समय दीजिए, मैं 2 मिनट में फिर से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है।
स्लाइड शो हो रहा है बेटा? हेलो? Yes, sir, अभी show हो रहा है. Yes, sir, show हो रहा है. तो मैंने कह रहा हूं कि जो एक्ट है ये 2 प्रकार के मशीनरीज प्रोवाइड कराता है कॉपीराइट के इन्फोर्समेंट को लेकर के। पहला मशीनरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का होता है और दूसरा जो है वो जुडिशियल नेचर। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज में रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट होते हैं, कॉपीराइट बोर्ड होता है और कस्टम अथॉरिटीज होता है। और जुडिशियल मशीनरीज में आपका सिविल रेमेडीज है और क्रिमिनल रेमेडीज। एक एक करके देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज की पहले बात करते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ द कॉपीराइट। रजिस्ट्रार ऑफ द कॉपीराइट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कॉपीराइट। कॉपीराइट ऑफिस इसके लिए स्टेब्लिश किया गया है इस एक्ट के अंतर्गत में, और ये रजिस्ट्रार ऑफ द कॉपीराइट के कंट्रोल में ये ऑफिस होता है, जिसका काम होता है एक्ट, है ना, हुज एक्ट आर टू, है ना, सुपरिंटेंडेंस का एंड डायरेक्शन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, हु एक्ट अंडर द सुपरिंटेंडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सुपरिंटेंडेंस और डायरेक्शन में काम करते हैं। आप सेक्शन 9 एंड 10 इसके लिए देख सकते हैं। ऑल द एप्लीकेशन फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कॉपीराइट जो होता है इज टू बी मेड बिफोर द रजिस्ट्रार ऑफ द कॉपीराइट on the receipt of the application in respect of any work. He may, after holding such inquiry as he may deem fit, enter the particular of the work in the register of the copyright. The act confer upon him in prescribed cases and subject to the prescribed conditions power to amend and alter the register by correction. ठीक है? तो एक्ट उसको पावर भी देता है कि सर्टेन केसेस में, सर्टेन कंडीशंस में वो जो रजिस्टर में एंट्री करता है उसमें वो अमेंड कर सके, उसको बदल सके। बट एक बात मैं आपको ये बता दूं कि एक्ट कंपलसरी नहीं करता है कि कॉपीराइट आप देगा जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका वॉलंटरी एक्ट है। आपकी इच्छा है आप जो है अपने वर्क को रजिस्ट्रेशन कराएं, आपकी इच्छा नहीं है आप नहीं कराएं। कॉपीराइट दोनों केस में आपके पास रहेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन के कुछ सर्टेन बेनिफिट्स होते हैं। कॉपीराइट बोर्ड, कॉपीराइट बोर्ड भी होता है, ये भी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो इसको कॉन्स्टिट्यूट करती है कॉपीराइट बोर्ड को, फॉर द डिस्चार्ज ऑफ सर्टेन जुडिशियल फंक्शन। अब कॉपीराइट बोर्ड है, कॉपीराइट बोर्ड एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के भी कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि जुडिशियल नेचर के होते हैं। अब भाई आप देखेंगे कैसे। इट कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड अदर मेंबर। इसमें चेयरमैन होते हैं और 2 दूसरे मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड जो होता है वो हाई कोर्ट जज के लेवल का होता है। बोर्ड के पास में पावर होता है कि वो अपने जो प्रोसीजर्स है उसको वो रेगुलेट कर सकती है, और बोर्ड के पास पावर भी होता है कि वो अपना समय और स्थान को निर्धारित कर सकती है कि उसको कहाँ पर सीटिंग करना है। बोर्ड इज डीम टू बी द जुडिशियल कोर्ट। बोर्ड को माना जाता है कि ये तरह का सिविल न्यायालय है फॉर द पर्पज ऑफ द सेक्शन 345 एंड 346 ऑफ द कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर एंड फॉर ऑल प्रोसीडिंग
बिफोर द बोर्ड शैल डीम टू बी द जुडिशियल, और ये मान लिया जाएगा कि सारे प्रोसीडिंग्स जो बोर्ड के समक्ष होते हैं वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होते हैं विद इन द मीनिंग ऑफ द सेक्शन 93 एंड 228 ऑफ द आईपीसी। तो बोर्ड के पास क्या क्या पावर है? बोर्ड के पास पावर है टू हियर द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द कॉपीराइट। ठीक है, अगर रजिस्ट्रार ऑफ द कॉपीराइट ने किसी पर्टिकुलर कंटेंट को जिसके लिए आवेदन किया गया था कि उसको रजिस्टर कर दिया जाए, और रजिस्ट्रार जो है वो अगर उसको रजिस्टर नहीं करता है, कहता कि नहीं ये रजिस्टर करने लायक नहीं है, तो कोई व्यक्ति उसके खिलाफ अपील में जा सकता है। तो अपील में कहाँ जाएगा? कॉपीराइट बोर्ड के पास। तो इसीलिए कहा गया हियर द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, हियर द एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ द एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ द कॉपीराइट, adjudicate upon the dispute of assignment of the copyright। कोई डिस्प्यूट होता है असाइनमेंट ऑफ द कॉपीराइट से रिलेटेड, तो उस मैटर पर जो है एडजुडिकेट करना। ये किस तरीके के केसेस हो सकते हैं? तो किसी मान लीजिए कि किसी एक क्षेत्र में कॉपीराइट, किसी एक पर्टिकुलर एरिया, मान लीजिए कि बिलासपुर में एक ऑथर ने जो है किसी व्यक्ति को लाइसेंस दिया कि वो उसके बुक का जो है वो पब्लिश कर सकता है। ठीक है, और एक्सक्लूसिव लाइसेंस दिया बिलासपुर, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ स्टेट पर पब्लिकेशन करने का राइट दे दिया। तो अब यहाँ बिलासपुर वाला जो है कहा कि भाई साहब मेरे को आपने एक्सक्लूसिव राइट दिया था बिलासपुर रीजन के लिए, और किसी दूसरे व्यक्ति को आपने दे दिया छत्तीसगढ़ स्टेट में एक्सक्लूसिव लाइसेंस दे दिया, तो मेरा राइट तो इन्फ्रिंज हो रहा है, आप कैसे दे सकते हैं? तो एक तरह का डिस्प्यूट हो गया। तो वो डिस्प्यूट कहाँ रिजॉल्व होगा? वो डिस्प्यूट एडजुडिकेट किया जाएगा कॉपीराइट बोर्ड के द्वारा। ग्रांट कंपल्सरी लाइसेंस इन द वर्क विथहेल्ड फ्रॉम द पब्लिक। तो कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट करने का पावर भी किसको दिया गया है? कॉपीराइट बोर्ड को। कंपल्सरी लाइसेंस कई कंडीशंस में दिए जाते हैं, जिसमें से एक कंडीशंस होता है तब जब वो वर्क जो है पब्लिक के एक्सेस के बाहर हो। ग्रांट कंपल्सरी लाइसेंस टू पब्लिश और रीपब्लिश द वर्क इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, सेक्शन 31A में दिया गया है। ग्रांट कंपल्सरी लाइसेंस फॉर द बेनिफिट ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन, सेक्शन 31B। grant statutory license for making cover version of sound recording and fix the rate of the royalty। Grant statutory license for broadcasting of the literary and musical work and sound recording and fix separate rate of the royalty in case of radio and television broadcast। तो ये इस तरह के पावर हैं, और भी पावर है। ग्रांट लाइसेंस टू प्रोड्यूस and publish a translation of the literary or dramatic work in any language after the period of 7 years from the first publication of the work। Grant license to reproduce and publish the work for certain purpose here and decide the dispute as to whether a work has been published or about the date of publication or about the term of the copyright of the work in another country। Fixed and resale the share right fix the resale share right in original copies of painting, sculptures and drawing of original manuscript or a literary or dramatic or musical work। तो रीसेल शेयर राइट को फिक्सेशन करना। मैंने आपको सारे राइट्स बताए थे, लेकिन एक राइट्स नहीं बताए थे, रीसेल शेयर राइट। ये भी एक तरह का राइट है, और ये नया राइट है, न्यू, अभी हाल ही फिलहाल में ये राइट जो है वो मतलब जो है कॉपीराइट एक्ट में संशोधन करके लाया गया है। ये इस तरह का राइट जो है स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स एंड ड्राविंग्स ऑफ द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, उसके लिए ये प्रोवाइड की जाती है। क्या है कि एक पेंटिंग किसी व्यक्ति ने बनाया और बहुत ज्यादा मेहनत किया उस पेंटिंग को बनाने के लिए, ठीक है, और शुरू में उस व्यक्ति को जब वो पहली बार पेंटिंग बनाता है तो उसकी कीमत जो है वो बहुत सस्ती लगती है, सस्ता आंका जाता है। उसने अपना पेंटिंग बहुत कौड़ी के दाम पर बेच दिया, उसके साथ अन्याय।
लेकिन कल को उसकी पेंटिंग की वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा हाई हो गई, ठीक है। उस समय अगर वो व्यक्ति जिसने उसकी पेंटिंग को खरीदा, उसने तो खरीदा उसको 2000 रुपया में, बाद में उसको जो है वो 2 लाख रुपया मिल रहा है उसी पेंटिंग का। तो उसने तो मजबूरी में उस समय बेच दिया था 2000 रुपया में, लेकिन बाद में 2 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, इतना इतना रुपया मिल रहा है। सवाल यह होता है कि क्या उसके पेंटिंग पे उस जब रीसेल किया जाता है तो क्या कोई राइट नहीं होगा? तो कॉपीराइट एक्ट में इस बात का प्रावधान किया गया है कि वो रीसेल जब होगा उसकी पेंटिंग का, उसके स्कल्पचर्स का, उसके ड्राविंग्स का, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट का, तो उस पे उसको रीसेल प्राइस में उसको रीशेयर मिलेगा। अब वो शेयर कितना होगा कितना नहीं होगा, इसको डिसाइड करने का पावर जो है वो कॉपीराइट बोर्ड को दिया गया है। चलिए, मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज में कॉपीराइट बोर्ड बताया, रजिस्ट्रार के बारे में बताया, कस्टम अथॉरिटीज भी होते हैं, वो भी कॉपीराइट के इन्फोर्समेंट के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं इसको आप जरा से देख लीजिए। सेक्शन 51 जो है प्रोवाइड करता है कॉपीराइट, ये प्रोवाइड करता है कि कॉपीराइट इन ए वर्क शैल बी डीम्ड टू बी इन्फ्रिंज्ड, मान लिया जाएगा कि इन्फ्रिंज्ड हो रहा है, व्हेन एनी पर्सन इंपोर्ट इनटू इंडिया एनी इन्फ्रिंजिंग कॉपीज ऑफ द वर्क। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी, आपको बताया भी हूँ शुरू में। तो दिस मशीनरी जो है इज यूज्ड when a person concerned to copyright want to prevent the trans-border movement of the infringing material। तो इस मशीनरी का इस्तेमाल जो है उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जब वो व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके देश में जो है इन्फ्रिंजिंग मटेरियल इंपोर्ट हो। तो इन्फ्रिंजिंग कॉपी क्या होता है, इज defined in a section 2M to mean in relation to literary, dramatic, musical or artistic work, a reproduction thereof otherwise than in the form of the cinematograph film, if such reproduction, copy or sound recording is made or imported in contravention to the provision of this act। प्रोसेस टू अवेल द यूज ऑफ दिस मशीनरी जो है वो सेक्शन 53 में दिया गया। Accordingly, the owner of the copyright work or any person in his behalf in respect of the work or any performance embodied in such work may give notice in writing to the commissioner of the custom or any person authorized on this behalf। क्या नोटिस देगा इन राइटिंग में कमिश्नर को? यह कि he is the owner of the said right with proof thereof and that he requests the commissioner for a period of specified in the notice which shall not exceed the 1 year to treat the infringing copies of the work as prohibited goods and that the infringing copy of the work are expected to arrive in the India at a time and place specified in the। उसको मालूम चल गया है कि हमारे देश में जो है इन्फ्रिंजिंग कॉपीज, अमेरिका में उसका इन्फ्रिंजिंग कॉपीज तैयार किया गया है और वो हमारे यहाँ इंपोर्ट होने वाला है इसी तरीके से। तो वो जो है कस्टम ऑफिसर्स को ये लिखित रूप से जो है ये नोटिस देगा कि वो बताएगा कि ये वर्क है सर, मैं उसका ओनर हूँ, ये उसका प्रमाण है, और वो रिक्वेस्ट करेगा कि इतने समय तक के लिए, जो कि 1 साल से अधिक नहीं हो सकता, उतने समय तक के लिए जो है उस वर्क को जो कि इंपोर्ट होने वाला है भारत में इस स्थान पर और इतने समय में के बीच में, वो वर्क जो है उसको मान लिया जाए कि वो प्रोहिबिटेड गुड्स है। तो कस्टम एक्ट में ये प्रावधान है कि कोई वर्क जो है अगर कोई कोई गुड्स जो है वो प्रोहिबिटेड नेचर का है तो कस्टम ऑफिसर उसको सीज कर लेती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मतलब जो है रिक्वेस्ट कर सकेगा
कि एक इतने समय तक के लिए जो कि जिसकी अवधि 1 साल से अधिक नहीं हो सकती है, वो इम्पोर्ट होने वाला गुड्स जो है उसको प्रोहिबिटेड गुड्स मान लिया जाए। तो कमिश्नर जो है आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ द एविडेंस ऑन बीइंग सेटिस्फाइड may treat the infringing copy of the work as prohibited goods। वो मान लेगा कि वो infringing copy of the work है, अगर वो satisfied होता है तो कि वो prohibited goods है ना। And for this purpose the owner of the work has to deposit the security amount। इसके लिए वो जो owner of the work है उसको security amount को deposit करना पड़ेगा, which the commissioner may require having regard to likely expense on demurrage, cost of storage and compensation to the importer in case it is found that the work are not the infringing copy। तो इसके लिए जो ओनर होगा उसको सिक्योरिटी अमाउंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा, जो कि कमिश्नर के द्वारा अपेक्षणीय होता है। और वो अपेक्षणीय होता है किस लिए, वो जो कॉस्ट होता है, जो मतलब जो सिक्योरिटी अमाउंट, वो डिम्योरेज, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज एंड कंपनसेशन, इनको ध्यान को रखते हुए सिक्योरिटी अमाउंट मतलब जो फिक्स किया जाता है। ऑन बीइंग लैंडेड इनटू द कंट्री, जैसे ही वो इन्फ्रिंजिंग वर्क जो एलिस्ट किया गया है कि इन्फ्रिंजिंग वर्क है, वो जब वो मतलब कि कंट्री में जो है वो लैंड होता है, तो कस्टम ऑफिसर विल डिटेन द गुड्स। उस गुड्स को प्रोहिबिटेड गुड्स मानते हुए उसको डिटेन कर लेगी। ही शैल देन इन्फॉर्म द इंपोर्टर, और फिर वो इंपोर्टर को इन्फॉर्म करेगी, एज वेल एज द पर्सन हु गेव द नोटिस, उसको भी इन्फॉर्म करेगी। ऑल बट विद इन 48 आवर फ्रॉम डिटेनिंग द गुड्स, 48 घंटे के अंदर। इफ द पर्सन गिविंग नोटिस इज फेल्ड टू प्रोड्यूस एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन एज टू द टेम्पोररी or permanent disposal of such goods within 14 days from the date of their detention, the custom officer shall release the goods and shall not treat the goods as prohibited goods। तो यहाँ पर समझना होगा कि ये टेम्पोररी प्रोविजन, नोटिस देने के बाद में कोर्ट उस व्यक्ति को जिसने की आवेदन दिया था कि उसको डिटेन कर लिया जाए, 14 दिन के अंदर में कोर्ट से ऑर्डर लाना होगा। अगर वो 14 दिन के अंदर में वो ऑर्डर नहीं लेके आता है, तो कस्टम ऑफिसर जो है फिर उस गुड्स को रिलीज कर देगा, उसको कि वो प्रोहिबिटेड गुड्स माना था। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स हुआ। जुडिशियल जो मशीनरीज हैं, जुडिशियल मशीनरीज में मैंने आपको बताया कि 2 तरीके की मशीनरीज होते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ कॉपीराइट से संबंधित है। पहला तो सिविल रेमेडीज एंड दूसरा जो है आपका क्रिमिनल रेमेडीज। तो सिविल रेमेडीज को देख लीजिए। सिविल रेमेडीज इंक्लूड सच रेमेडीज as are normally available to those whose primary right has been invaded। तो 55 में दिया गया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 सिविल रेमेडीज में क्या क्या इंक्लूडेड है, इंजंक्शन, डैमेजेस, अकाउंट फॉर प्रॉफिट। और सेक्शन 54 जो है सफाइस करता है, स्पेसिफाई करता है कि ओनली द ओनर ऑफ द कॉपीराइट विच इंक्लूड एन एक्सक्लूसिव लाइसेंसी, इसमें कि उसका एक्सक्लूसिव लाइसेंसी है वो भी सम्मिलित है, कैन फाइल ए सूट फॉर सिविल रिट्रेस। तो इन केस ऑफ एनोनिमस और pseudonymous literary, dramatic and musical and artistic work, publisher is the owner till the identity of the author is disclosed। तो कुछ वर्क ऐसे भी होते हैं जिनके ऑथर कौन है उसके बारे में मालूम नहीं, गुमनाम। तो ऐसे केसेस में ओनर जो है, जब तक से ऑथर का पता नहीं लग जाता कि ओरिजिनल ऑथर कौन है, पब्लिशर को ही मान लिया जाएगा कि वो ही ओनर है। तो फिर वो पब्लिशर फिर उस हैसियत से जो है वो इंजंक्शन, डैमेज एंड अकाउंट फॉर प्रॉफिट के लिए सूट ला सकेगा। इंजंक्शन देख लीजिए। इंजंक्शंस जो होते हैं, वेराइटीज ऑफ इंजंक्शंस होते हैं। जिसमें इंटरलोकेटरी इंजंक्शंस भी होते हैं और परमानेंट इंजंक्शंस भी होते हैं। तो इंटरलोकेटरी के इंजंक्शंस में देख लीजिए क्या होता है। इंटरलोकेटरी इंजंक्शंस जो होते हैं, इट इज ग्रांटेड अंडर द रूल 1 and 2 of the CPC
आप जानते हैं ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 सीपीसी। तो ये आपका इंटरलोकेटरी इंजंक्शंस के बारे में बताता है, माने वो टेम्पोररी इंजंक्शन। तो interlocutory injunctions may be granted even if the plaintiff does not fully establish his title to the copyright and has only the equitable right or the quality of the alleged infringing copies have not been ascertained. तो प्लेंटिफ सीकिंग, तो आपको मालूम है इंटरलोकेटरी नेचर का है, तो इंटरलोकेटरी माने टेम्पोररी है, अभी वो फुल्ली रूप से वो स्टेब्लिश नहीं भी कर पाया, लेकिन कोई बात नहीं, अगर इक्विटेबली रूप से स्टेब्लिश कर देता है, क्योंकि अगर वो इन्फ्रिंजमेंट, वो अगर इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा तो उसको बहुत बहुत नुकसान हो जाएगा, तो इंटरलोकेटरी इंजंक्शन जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। तो प्लेंटिफ सीकिंग इंजंक्शंस हैज टू मेक आउट ए प्राइमा फेसी केस इन हिज फेवर and has to convince the court that if interlocutory injunction is not granted, then it will cause irreparable damages या injury to the plaintiff. तो जैसा कि साधारण इंटरलोकेटरी इंजंक्शन के केस में होता है, वही चीज यहाँ पर भी होती है, कोई नया चीज नहीं। तो इंटरलोकेटरी इंजंक्शन पाने के लिए या टेम्पोररी इंजंक्शन पाने के लिए यही दो चीजों को साबित करना पड़ता है। The court are duty bound to consider the amount of the substantial mischief done or threatened and compared it with the injury it can inflict upon the defendant. तो रिलीवेंसी है ग्रांटिंग द इंजंक्शन इस प्रकार का, वो ये है कि इन मोस्ट केसेस अवार्ड फॉर द डैमेजेस इज नॉट ए प्रॉपर रेमेडी एज इट इज डिफिकल्ट टू quantify such damages as to harm the property, goodwill and economic right, and these are difficult to ascertain. Further, in most cases, infringement of the copyright consists of continuous process of successive infringement act. But in total injunctions जो है वो grant नहीं किया जाता है, where the defendant might suffer irreparable injury, where passing an order against the defendant to keep the account can protect the plaintiff interest, where the bona fide defense of the fair dealing has been pleaded, and where the plaintiff has been the guilty of undue delay in approaching the court. तो ये चार स्थिति हैं, इन चार स्थिति में इंटरलोकेटरी इंजंक्शन जो है ग्रांट नहीं किए जाएंगे, जहां पर कि डिफेंडेंट को इररिपेरेबल लॉस हो सकता है, जहां पर कि पासिंग एन ऑर्डर अगेंस्ट द डिफेंडेंट टू कीप एन अकाउंट कैन प्रोटेक्ट द प्लेंटिफ इंटरेस्ट, जहां पर कि बोनाफाइड डिफेंस ऑफ फेयर डीलिंग हैज बीन प्लीडेड डिफेंडेंट के द्वारा, जहां पर कि प्लेंटिफ जो है वो अनड्यू डिले का गिल्टी है। एंटन पिलर ऑर्डर ये भी एक तरह का इंजंक्शन होता है। एंटन पिलर ऑर्डर जो होता है, अपना नाम जो है इसने प्राप्त किया है एक केस में, कोर्ट ऑफ अपील डिसीजन इन एंटन पिलर एजी वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो इस केस से ये नाम जो है एंटन पिलर ऑर्डर ये पॉपुलर हो गया, और ये भी एक तरह का टेम्पोररी इंजंक्शन होता है। एंटन पिलर ऑर्डर हैज द फॉलोइंग एलिमेंट: an injunction restraining the defendant from dealing in the infringing or destroying the goods। ये एक तरीके का इंजंक्शन होता है जिसमें डिफेंडेंट को रिस्ट्रेन किया जाता है ऐसे इंजंक्शंस के जरिए फ्रॉम डीलिंग इन इन्फ्रिंजिंग गुड्स, तो इन्फ्रिंजिंग गुड्स से उससे डीलिंग करने के लिए या उसको डिस्ट्रॉइंग देम। द ऑर्डर इज ग्रांटेड एक्स पार्टी, ये ऑर्डर एक्स पार्टी ग्रांट किया जाता है, दैट इज on the application and in the presence alone of the copyright owner without the prior warning being given to the defendant, and an order that the plaintiff solicitor be permitted to enter the premises of the defendant, search the same and takes the goods in their safe। डिफेंडेंट को अगर पता चल जाएगा, अगर आप पहले से उसको नोटिस दे देंगे, तो जो इन्फ्रिंजिंग मटेरियल्स है और या उस मशीन या ऑपरेटर्स जिसके जरिए जो इन्फ्रिंजिंग मटेरियल्स तैयार किए जाते हैं, तो उसको छुपा लेगा ना, तो फिर कहाँ से आप एविडेंस लेके आ पाएंगे। तो इसीलिए ये जो एक्स पार्टी ग्रांट किया जाता है, माने इसमें डिफेंडेंट को नोटिस ही नहीं होता है, और ये भी परमिशबल होता है
कि जब उस मतलब वो डिफेंडेंट की प्रीमाइसेस पर जो है प्लेंटिफ जो है वो इंटर कर सके, सर्च कर सके, और अगर इस तरह का कोई चीज मिलता है तो वो उसको जब्त कर सके। मिनर्वा इंजंक्शन, मिनर्वा कर रहा हूं, माइरवा इंजंक्शन, मिनर्वा है ना, माइरवा इंजंक्शन क्या होता है? इट इज एन ऑर्डर विच टेम्पोरली फ्रीजेस एसेट्स ऑफ द डिफेंडेंट, thus preventing the defendant from frustrating the judgment by disposal of the such case। टेम्पोररी रूप से डिफेंडेंट की जो चीजें हैं उसको फ्रीज कर लेता है, फ्रीज कर लिया जाता है इस तरह के इंजंक्शन के द्वारा। जॉन डो ऑर्डर, it is an injunction sought against someone whose identity is not known at the time it is issued। It has been passed by the High Court of India in number of the cases against the anonymous offender। For example, Meera Film got an John Doe order against all cable operators before the release of the Monsoon Wedding। ठीक है, तो मालूम नहीं है कि डिफेंडेंट कौन है, वो बहुत कुछ कोई भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में जॉन डो ऑर्डर, तो ये आपने ए बी सी डी आपने देखा, ये सारे के सारे टेम्पोररी इंजंक्शन, लेकिन नेचर अलग अलग। परमानेंट इंजंक्शन भी होता है। परमानेंट इंजंक्शन विच लास्ट अप टू द अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ द कॉपीराइट इज ग्रांटेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट any further repetition of the infringing act। In order to make the injunction effective, it is often coupled with the order for the delivery by the infringer of all the infringing copies of the copyright work, and all infringing copies are deemed to be the property of the owner of the copyright, who accordingly make take proceeding for the recovery of the possession thereof। पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। The defendant जो होता है need not prove actual damage for the entitlement, अरे सॉरी, plaintiff होता है he need not prove actual damage for the entitlement of the permanent injunction, but he has to prove that his copyright has been infringed। So judges have to be convinced that the defendant is likely to continue with the infringement if the infringement, if the मतलब जो है if the remedy is not allowed। Injunctions for a groundless threat of the legal proceeding, ये एक important section है, section 16 of the copyright। ये provide करता है कि if a person is threatened with any alleged infringement of the copyright, and if in fact the action of the person threatened do not constitute an infringement of the legal right of the person who makes such threat, he can file a declaratory suit and obtain an injunction against the continuance of such threat। However, the suit asking the relief under this section become infructuous once the person who has given the threat file a suit for injunctions of the infringement of the copyright। तो रेमेडी उस व्यक्ति के लिए भी दिया गया है, तो अननेसेसरी उसके ऊपर में थ्रेटन किया जाता है कि हम आपके ऊपर में जो है इन्फ्रिंजमेंट के एक्शन ले आएंगे, आप जो है मेरे कॉपीराइट, मेरे वर्क का आपने जो है कॉपीराइट जो हमारे पास में है उसका उल्लंघन किया है, जबकि वास्तव में वो व्यक्ति जो है किसी तरीके का उसको लगता है कि वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं किया और उसको बार बार धमकी मिल रही, तो ऐसे केसेस में वो डिक्लेटरी सूट ला सकता है और उस वो मांग कर सकता है इंजंक्शन का उस व्यक्ति के खिलाफ में जो लगातार इस तरीके की धमकी दे रहा है। लेकिन वो जो धमकी देने वाला अगर व्यक्ति जो है अगर वो इंजंक्शन सूट अगर ले आता है उस व्यक्ति के खिलाफ, तब फिर ये डिक्लेरेटरी सूट जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। डैमेजेस देख लीजिए, अभी तक तो इंजंक्शंस की बात कर रहा था, अब डैमेजेस सूट भी होती है।
The damages are important remedy available to the copyright owner. Object of award with damage to the copyright owner is to restore the copyright owner to the position he would have been had his copyright not been infringed. ऑब्जेक्ट क्या है डैमेजेस सूट का? कॉपीराइट ओनर को उस पोजीशन में ले आना, है ना, जब उसके कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं हुआ था। देयर आर टू टाइप ऑफ द डैमेजेस। तो वन जो होता है सेक्शन 55 के तहत में होता है, दैट अराइज फ्रॉम द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट, और दूसरा सेक्शन 58 के अंतर्गत में दैट अराइज फ्रॉम कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या है? इज डीलिंग विद द गुड इन ए मैनर inconsistent with the right of the true owner, provided that it is also established that there is also an intention on the part of the defendant in so doing to deny the owner's right or to assert a right which is inconsistent with the owner's right। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपने वर्क को मतलब गुड्स को कन्वर्ट कर लेता है, कन्वर्जन की बात आती है। Conversion is dealing with goods in a manner inconsistent with the right of the true owner, provided that it is also established that there is also an intention of the part of the defendant in so doing to deny the owner's right or to assert a right which is inconsistent with the owner's right। तो सेक्शन 58 के तहत में कॉपीराइट ओनर जो होता है, he is entitled to treat all infringing copies of his work and all the plate used or intended to be used for production of such infringing copies as if they were his own property। तो इसके तहत में कॉपीराइट ओनर के पास में ये वो इंटाइटल्ड होता है कि जितने भी इंफ्रिंजिंग कॉपीज हैं उसके वर्क के, या जितने भी प्लेट्स हैं, प्लेट्स प्रेस में पाए जाते हैं, जिस प्लेट्स के जरिए जो है वो इंफ्रिंजिंग कॉपीज तैयार किए जाते हैं, है ना। तो इंफ्रिंजिंग कॉपी जिसका कि आशय है कि उसके जरिए जो है प्रोडक्शन करना इंफ्रिंजिंग कॉपीज का, तो वो सारे इंफ्रिंजिंग कॉपीज और प्लेट्स या मशीनरीज जिसके जरिए जो है वो इंफ्रिंजिंग कॉपी तैयार किए जाते हैं, कि वो मान ले कि वो उसका अपना है। तो डीलिंग विद द क्लेम फ्रॉम इंफ्रिंजमेंट एंड विद द क्लेम अराइजिंग आउट ऑफ कन्वर्जन, लॉर्ड राइट जो है इन सदरलैंड पब्लिशिंग कंपनी वर्सेस कैक्सटन पब्लिशिंग कंपनी में ये ऑब्जर्व किया कि बोथ आर द क्लेम फॉर ए रॉन्ग, ईच रॉन्ग बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर। The former is for a wrong done to be incorporeal right, that is copyright, and the latter is for the conversion of a particular chattels, that is infringing copy। The plaintiff may claim both damages for infringement and those for conversion as they are cumulative and not mutually exclusive। तो एक जो है आपका इनकॉर्पोरियल राइट के इन्फ्रिंजमेंट को लेकर के है, और दूसरा जो है आपका फिजिकल थिंग के से रिलेटेड। द डिफिकल्टी ऑफन इनकाउंटर्ड in obtaining a satisfactory judgment in damages is the production of evidence as to the extent of sales which has taken places, and thus the extent of damages which has been caused to plaintiff copyright। So it is for this reason that the 10 pillar order is granted, and which could enable the plaintiff to acquire the evidence of the।
एक बात आपको ये भी समझना है कि although there is no provision in the act for granting the additional या punitive damages in case of flagrant infringement of the copyright, as the same is provided in the US and UK, the court in India have started awarding the additional damages. Microsoft Corporation versus Deepak Rawal and others cases में the plaintiff was the famous for its business software such as Microsoft Windows, Microsoft Office, which have been installed and used on the millions of computers all over the world. The defendant infringed the plaintiff copyright in the software by loading unlicensed and or pirated version of the plaintiff software into the hard disk of the computer assembled and sold by them. The court provided additional damages to plaintiff. The court considered that granting punitive damage is necessary for it deter a wrongdoer and like-minded from the indulging in such unlawful acts. It is also necessary when the action of the wrongdoer has criminal propensity. Last है आपका account of profit. Remedy for damages and remedy for account are mutually exclusive. They cannot be joined. In a suit of the account of profit, the defendant may be asked to account to the plaintiff the profit earned by him on account of infringing the copyright of the plaintiff. And for this purpose, there has to be an investigation of actual account of the defendant. In ML Gupta versus the Board of School Education Haryana, the defendant was ordered to pay 20% of the profit to the plaintiff. As the matter copied was less than 1/10 of the book. क्रिमिनल रेमेडी देख लीजिए क्या क्या है जल्दी से. Besides availing the civil remedy, a copyright owner resort to criminal remedy under the act, and this remedy is independent of civil remedy. इसका मतलब ये है कि सिविल और क्रिमिनल रेमेडी दोनों साथ साथ चल सकते हैं. There are varieties of the criminal remedies in the copyright owner. The copyright owner can avail and get the accused punished, and they all are dependent upon the nature and circumstances of the cases, but no court inferior to Metropolitan Magistrate or JM of the first class has jurisdiction to try the offences under this act. एक्ट प्रोवाइड करता है कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है एंड नॉन बेलेबल है नेचर का, एंड मेंस रिया इन द फॉर्म ऑफ द नॉलेज is essential element to constitute this offense. Accordingly, Section 63 of the Act, any person who knowingly infringe or abet the infringement of pahla, the copyright in a work, or dusra, any work, any other right conferred by this Act, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months, but which can extend to 3 years, and with fines which shall not be less than 50,000 rupees, but which may extend to 2 lakh rupees. Lekin this right cannot be availed against the infringement of the right conferred against Section 53A. Again, when infringement is not followed for gain in course of trade or business, the court may impose less term of imprisonment or less fine than the prescribed minimum in the. The Act does not treat construction of building or other structure which infringe the copyright in some other work as offences. For second and subsequent conviction, the Act raises the minimum cap up to 1 year for term of imprisonment and 1 lakh in term of the fine. Section 63A. इसके अलावा the Act provides punishment from some other activities, जैसे कि knowingly using the infringing copy of the computer program, knowingly making or possession any plate for the purpose of making infringing copy and the copyright work, circumventing an effective technological measure applying for the purpose of protecting any right conferred by this Act with an intention of the infringing such right, knowingly removing or alter any right management information without authority, making or cause to be made a false entry in the register of the copyright, making a false statement or representation knowing the same to be false, publishing a sound recording or a video film in contravention of the provision of the Section 52,
The Act states that when an offence under the Act has been committed by a company, the company and every person who was in charge or was responsible to the company for the conduct of its business will deem to be the guilty of the offences and is liable to be proceeded against the punished, liable to be proceeded against and punished accordingly. दूसरा, to facilitate the criminal proceeding, the Act gives some power to police officer not below the rank of the sub-inspector. Accordingly, when a police officer not below the rank of the sub-inspector is satisfied that an act, an infringement or abatement of the infringement of the copyright in any work has been or is likely to be committed, then he may seize any warrant without any warrant all the copy of the work and all the plate used for the purpose of making infringing copy of the work wherever found, and all copy and the plate so seized shall as soon as practicable should be produced before the money. तो इस तरीके से आपने आज जो है इन्फ्रिंजमेंट के बारे में जाना और साथ साथ में आपने जो है रेमेडीज क्या अवेलेबल हैं उसके बारे में जाना। रेमेडीज मैंने आपको बताया इन्फ्रिंजमेंट के बारे में कि जो इन्फ्रिंजमेंट है वो दो तरीके का इन्फ्रिंजमेंट है, एक प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट है और साथ साथ में एक सेकेंडरी नेचर का इन्फ्रिंजमेंट होता है। सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट भी दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। फिर आपने जाना आपने रेमेडीज के बारे में, हमने आपको बताया कि रेमेडीज जानना है तो रेमेडीज क्या है, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉपीराइट से रिलेटेड है। कॉपीराइट का ये दो मैथनरीज, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड और दूसरा जुडिशियल मेथड। एडमिनिस्ट्रेटिव मैथनरीज में मैंने आपको बताया कि ऑफिसर इन्वॉल्व होते हैं, एक आपका कॉपीराइट बोर्ड है, एक दूसरा रजिस्ट्रार है, तीसरा आपका कस्टम ऑफिसर है। सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। फिर उसके बाद में आपको रेमेडीज के बारे में सेकेंड एस्पेक्ट मैंने बताया कि जुडिशियल रेमेडी, तो जुडिशियल रेमेडी बताया कि तरीके की रेमेडीज आपको सिविल रेमेडीज में मैंने आपको बताया कि इंजंक्शंस होते हैं। इंजंक्शंस भी दो तरीके के हो सकते हैं, टेम्पोररी हो सकते हैं, परमानेंट होते हैं। टेम्पोररी के भी कई सारे नेचर्स हैं। एक तो आपका सिंपल सा है जो सीपीसी में आप सेक्शन 39 ऑर्डर 39 रूल नंबर 1 2, फिर कुछ स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, जॉन डो ऑर्डर और ऑर्डर मैंने बताया। फिर परमानेंट इंजंक्शन के बारे में बताया आपको। इसके अलावा सूट फॉर अकाउंट और उसके अलावा डैमेजेस। मैंने आपको बताया कि सूट फॉर अकाउंट डैमेजेस, या तो आप डैमेजेस क्लेम कर लीजिए या तो सूट फॉर अकाउंट, दोनों एक साथ नहीं किए। फिर मैंने आपको बताया क्रिमिनल रेमेडीज के बारे में, तो क्रिमिनल रेमेडीज में मैंने आपको दो तरीके का क्रिमिनल रेमेडीज बताया। पहला तो आपको ये बताया कि कोई भी एक्शन होता है उसके प्रॉपर कोर्ट है वो फर्स्ट क्लास में होता है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो सकता है या मेट्रोपोलिटन। तो कोई जज जो है वो इन्फ्रिंजमेंट के एक्शन को एलिजिबल नहीं। फिर मैंने बताया कि जो कॉपीराइट में इन्फ्रिंजमेंट होता है वो आपका नॉन विजिबल होता है, और फिर मैंने आपको बताया कि एक सिंपल सा इन्फ्रिंजमेंट का कैसे होता है, उससे क्या क्या मतलब जो है, तो उसने बताया कि नॉर्मल केसेस में अगर वो पनिशमेंट के साथ साथ में वो फाइन भी लगाया जा सकता है या दोनों लगाया जा सकता है, और कुछ स्थितियों में वो आपको नहीं बताया कि वो रिफंडेबल भी हो सकता है 3 साल तक, 6 महीने से लेकर तो 3 साल तक, लाख रुपए तक जो है वो फाइन जो है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर वो रिपीटेड होते हैं तो फिर उस केस में वो और ज़्यादा जो है वो सेंटेंसिंग है उनका एग्रेसिव
ये कुछ विशेष परिस्थितियों के अनुसार इसको अलग से देखें। तो इसके साथ कॉपीराइट जो है आपका समाप्त होता है। पेटेंट हमने कल समाप्त कर दिया था। आज मेरा लास्ट लेक्चर था। 3 से 4 पेज का डॉक्यूमेंट होंगे जो कि ट्रेडमार्क से रिलेटेड होंगे, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। और साथ साथ में अगर ज़रूरत पड़ा तो उसके लिए एक छोटा सा हाफ एन आवर्स में आपको मैं ब्रीफ कर दूंगा कि आपको उसको क्या करना है क्या नहीं करना। 3 से 4 पेजेस के ट्रेडमार्क, उससे ज़्यादा आपको मैं नहीं कहूँगा कि ट्रेडमार्क में ज़्यादा पड़ेगा। तो मैं एक बार आपका अटेंडेंस काउंट कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को मैं छोड़ देता हूँ। आर्या गुरु दीवान, अजीत यादव, आकृति मिश्रा, अमित गुप्ता, अनु पटेल, अनुकृति पांडे, अपूर्वा पांडे, अरशद अली, आर्यन राठौर, आस्था शर्मा, आस्था यादव, चमन प्रकाश, चित्रेशा कुरे, रागेश्वरी, धर्मेंद्र सिंह, दिव्यम तिवारी, दिव्यांश, एकता गिरी, एकता कुमारी, गार्गी जोशी, गार्गी सिंह ठाकुर, गौरव साहू, कमलेश पटेल, कुणाल साहू, सुकेश, जूना हुरे, ममता टंडन, मनीष, मानसी वाजपेयी, मेघा यादव, नम्रता, नीतू, नेहा कुमारी, नेहा पटेल, नेहा साहू, निकेत सिन्हा, पलस झा, पंकज कमलेश, पार्थ झा, प्रगति पांडे, प्रज्ञा शुक्ला, प्रकृति सोनी, प्रणय गुप्ता, अंजलि श्रीवास, प्रयागराज साहू, प्रेम सिंह, प्रिंसी जोसफ, प्रिया मानिकपुरी, प्रियांशी, पूजा कुमारी, राजेंद्र पटेल, राजेंद्र साहू, राशि, रितिका यदु, संजय देवांगन, सरोजनी सारथी, श्रेयांश दत्ता, श्रीनिधि दुबे, सृष्टि दास, शुभम मिश्रा, स्मृति पांडे, सईद, स्वाति कुमारी, सुरेखा, उमेश्वर प्रसाद, वैभव सिंह, विमल साहू, विशाल चंदेल, बागेंद्र। किसी का नाम छूट गया? सर प्रेम प्रताप सिंह। ठीक है। और खुशी तिवारी। ठीक है। और सर धर्मेंद्र सिंह। ठीक। और प्रेम प्रताप सिंह सर। प्रियांशी दुबे। ठीक है। सर प्रांजलि सोनी। ठीक है। प्रियांश। ठीक है। खुशी तिवारी। कितना बार बोलोगी? 10 तो खुशी तिवारी है क्या? और किसी का छूटा? ठीक है। ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कब एक क्लास होना है, लास्ट क्लास होना है ट्रेडमार्क को लेकर के। 3 से 4 पेज का होगा डॉक्यूमेंट। मैं आपको शेयर करूंगा और उसको ब्रीफिंग भी कर दूंगा, बाकी आप अपने से पढ़ लेंगे। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो ना हमारे पास ऑफलाइन क्लास के नोट्स हैं और ऑनलाइन क्लास के अभी जो आप लिए वो उसके प्रॉपर हमारे पास कुछ है नहीं, तो आप पेटेंट का भी पीडीएफ शेयर करेंगे क्या? मैं पेटेंट का क्लासेस क्यों शेयर करूंगा? मैं एक बार बताइए। मैं सर, शुरू से क्योंकि- क्लासेस में आपको शेयर करते आ रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ कि पेटेंट के क्लासेस जो हैं आप लोगों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। शुरू से बोल रहा हूँ मैं, आपको रिकॉर्डिंग करते रहेंगे। आपके हाँ, जो तो मित्र हैं proper उन्होंने नहीं रिकॉर्ड था। किए हैं। आपके जो मित्र हैं उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं, आप उनसे शेयर कर लीजिए। ओके। और ठीक है देखूंगा सर, अगर thank मुझे you। को अगर संभव हो पाया तो फिर मैं आपका क्या कहते हैं कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दूंगा, अगर संभव हो पाया तो। ओके पेटेंट का ओके सर, मैं थैंक गारंटी नहीं यू ले सर, सकता थैंक यू। हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगर हो तो मैं रिकॉर्डिंग आपको शेयर करूँ। ठीक है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं।